टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। आजकल अखिलेश यादव का रवैया, उनके रूट्स, उनकी जड़ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही सवाल उनके और आजम खान के रिश्ते को लेकर भी चल रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट पाने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यूं तो मुस्लिम और यादव ही रहा है, लेकिन CSGS के सर्वे में ये साफ बात सामने आने के बाद कि हर तीसरा यादव वोट बीजेपी को जाता है, मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी की निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। मगर खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर मुसलमानों के सरोकरों पर चुप्पी साधने और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते व मौजूदा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के संस्थापक सदस्य मोहम्मद आजम खान जैसे नेताओं की अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों को समेटने के लिए आजम और बर्क जैसे नेताओं की जरूरत है या नहीं। इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करें अखिलेश यादव के आजकल चल रहे रवैये की। अखिलेश यादव अपने ही बयान में घिरते नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पार्क से सुगंध आती है। उनके इस बयान का मतलब सीधे सीधे ये समझा जा रहा है कि वो और कुछ नहीं बल्कि मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो उनके मसीहा हैं, यानी वो मुस्लिम वोट को साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि यादव समाज को सपा प्रमुख की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। उन्होंने अखिलेश यादव को झूठा यादव तक करार दिया है। साथ ही कई राज्यों में उनके बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। आपको विस्तार से बताते कि आखिर अखिलेश यादव बोल क्या गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसीलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज में हमने भाईचारे की खुशबू फैलाई है, दूसरी तरफ बीजेपी नफरत की बदबू फैलाती है। मैं कन्नौज के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो बीजेपी की फैलाई गई इस दुर्गंध को दूर करें। कुछ हद तक ये पहले भी साफ हो चुका है, लेकिन अगले चुनाव में इसे पूरी तरह से हटा दें ताकि कन्नौज का रुका हुआ विकास आगे बढ़ सके। अखिलेश यादव के इस बयान से ये साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी मिट्टी, अपनी रूट्स भूल गए हैं। अखिलेश यादव को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में यादव समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। कोई पार्टी यादवों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। शायद ही कोई यादव होगा जिसकी जिंदगी गाय, गोबर और गौशाला के बीच से ना गुजरी हो। मुस्लिमों के साथ यादव यानी MY समीकरण साध कर ही खुद अखिलेश यादव भी CM की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ऐसे में गौशाला की दुर्गंध की बात कहना क्या ये अपमान नहीं है? अखिलेश यादव भले ही माननीय बन चुके हैं, मगर उनकी जड़ें तो यही है। अखिलेश भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा प्रमुख के इस बयान की अखिल भारतीय संत समिति घोर निंदा करती है और ये भी स्पष्ट करना चाहती है कि जिस भी यदुवंशी को गौशाला से दुर्गंध का एहसास होता है उसे DNA टेस्ट कराने की जरूरत है। सवाल एक ऐसे स्थल से जुड़ा है जिसका सीधा तात्पर्य गौ सेवा से है, उसके लिए ऐसे बयान को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। संत समिति की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर गौशाला गाय गोबर से किसी को नफरत है तो उस यदुवंशी का DNA भी संदेह के घेरे में है। इसके अलावा इत्र के बारे में भी कहा कि यह एक विशेष वर्ग द्वारा स्नान न करने के विकल्प में इत्र लगाया जाता है। शरीर से दुर्गंध आती थी। हाथों और शरीर के अंग पर लगाने के लिए इत्र की खेती इनके द्वारा प्रारंभ की गई, इसलिए इत्र और गौशाला की तो कोई तुलना ही नहीं है।
तो वही अब उनके बयान देने के पीछे की मानसिकता की बात की जाए तो समझा जा सकता है कि सपा प्रमुख अब आगामी चुनाव को लेकर घबराए हुए हैं, क्योंकि अब तक आजम खान के परिवार से मिलने जब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर में कदम रखा, तब तक सपा मुखिया की बेचैनी बढ़ती नजर आई। वहीं पहले चंद्रशेखर सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए, फिर हरदोई जेल में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मिलने गए। इसी के बाद अखिलेश और उनकी पार्टी आजम फैमिली के लिए सुपर एक्टिव हुई, लेकिन गुजरे वक्त के साथ अब वो बात नहीं रही है। अब जबकि अब्दुल्ला आजम खान की जमानत हो चुकी है, वो जेल से बाहर है, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को लेकर और ना ही अखिलेश यादव को लेकर कोई बयान दिया है, ना ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है जिसको लेकर अखिलेश के खेमे में फिक्र नजर आ रही है। जबकि इससे पहले जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे तब अखिलेश और सपा ने काफी गर्मजोशी दिखाई थी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के पोस्टरों और बैनरों से भी धीरे धीरे आजम खान बाहर होने लगे हैं। अब्दुल्ला तो पहले से ही बाहर थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों से ही जीतने की फिराक में है? क्या चंद्रशेखर आजाद से आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गुपचुप बात चल रही है? क्या ओवैसी के आजम के साथ आने की संभावना है? रामपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों में और खास करके मुसलमानों के बीच ये चर्चाएं तेज तो है। इसमें कोई और दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव को आगामी विधानसभा चुनावों में मुसलमान वोटर्स की सबसे अधिक जरूरत है और मुसलमानों की इस अहमियत का अंदाजा भाजपा को भी है। इसीलिए भाजपा भी मोदी की ईदी बांटने निकल पड़ी थी। ऐसे में अखिलेश यादव भी बहुत फूक कर कदम रख रहे हैं और कभी औरंगजेब, कभी राणा सांगा तो कभी गौशाला को लेकर बयान दे रहे हैं। हालांकि ये कहना कठिन है कि जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला आजम अखिलेश यादव से मिलने नहीं गए या अखिलेश ने खुद ही उनसे दूरी बना रखी है। समाजवादी पार्टी के पोस्टरों और बैनरों से भी आजम फैमिली बाहर होने लगी है। इसका मतलब यह है कि आजम खान और उनका कुनबा अखिलेश यादव के लिए लाइबिलिटी बन चुका है। हालांकि ये अनायास ही नहीं है। नगर निकायों के चुनाव में जब रामपुर में आजम के चुनाव प्रचार के बावजूद उनकी कैंडिडेट रामपुर नगर पालिका का चुनाव हार गई और फिर लोकसभा चुनाव में मोहिबुल्ला नदवी आजम खान के विरोध के बावजूद समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा की सीट जीत गए, तभी आजम के राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। अखिलेश के लिए आजम का मामला अब केवल मुस्लिम सेंटिमेंट के सवाल से जुड़ा था और आज भी उनके इस तरीके के बयान देने को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान को वो अपने खेमे में लाने के चक्कर में करोड़ों सनातन विरोधी खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब परिस्थिति भी ऐसी बन गई है कि मुस्लिम वोटर्स के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई मजबूत विकल्प बचा ही नहीं है और वक्फ बिल व समान नागरिक संहिता भाजपा के विरुद्ध उसकी एकजुटता को अखिलेश यादव भी ठीक से भुनाना चाहते हैं। पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करके भाजपा उन्हें अपनी ओर खींच तो पाई नहीं, लेकिन अखिलेश का ध्यान पसमानदा मुसलमानों की ओर डाल दिया है। अब अखिलेश यादव ऐसी मुस्लिम लीडरशिप उभारने में लगे हैं जहां उनके पिता और उनके दौर का साया ना हो और कोई इन्हें दबाव में भी ना ले सके। इसीलिए मौलाना मोहिबुल्ला जैसे प्रत्याशी उनकी पसंद बनने लगे हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए इकरा हसन जैसे युवाओं को आगे करना उन्हें अधिक उपयुक्त लग रहा है। यानी वो मुस्लिम को साधने में हर कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह उनकी आगामी चुनाव में नैया डूबने से बच जाए। हालांकि हमने जैसा कि यूपी उपचुनाव में देखा कि अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला भी काम नहीं आ रहा है। अब वो मुस्लिम वोटर्स पर ही फोकस कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोट्स को रिझाने के चक्कर में हिंदू समुदाय से दुश्मनी मोल रहे हैं? तो वही सीएम योगी की बात की जाए तो उन्होंने अपना फोकस बिल्कुल स्पष्ट रखा है कि आगामी चुनाव में तो वो हिंदुत्व की ही राह पर चलेंगे और उसी से जीतेंगे। ये बात उनके हर संबोधन, हर इंटरव्यू में झलकती है, चाहे फिर वो संबल पर बनाई नजर की बात हो या फिर महाकुंभ का बार बार जिक्र करना। और जिस तरीके से वो सीना ठोक कर बोलते हैं कि वो सनातनी हैं और सनातनियों के लिए ही जीते हैं, तो इससे साफ है कि हिंदू वोट उनके खेमे में आने वाली है। अब एक तरफ तो अखिलेश यादव मुस्लिम वोट को साध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ
सीएम योगी हिंदू वोट को। लेकिन आपको पता ही है कि किसकी आबादी ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के पास अभी भी वक्त है कि वो अपनी रणनीति में सुधार लाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।